हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो होने वाला है जीएनएम सेकेंड ईयर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग डिफिनीशन नंबर वीडियो 3 है। ठीक है, और आपको पता है कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आपका चौथा सब्जेक्ट होता है और सेकेंड ईयर में कुल 4 सब्जेक्ट ही पढ़ना है अपन को। तो ऐसे में यह आपका तीसरा वीडियो होने वाला है। इसके बाद सभी सब्जेक्ट का एक एक वीडियो टर्म एंड डिफिनीशन का जरूर आएगा, जो आपका आखिरी होगा। ठीक है, यानी यह सेकेंड लास्ट आप कर सकते हैं। ओके, चलिए। और मैं ये सब इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब वर्ड आएंगे। उसके बाद आपको जो है ये सब आपको किसी भी इंटरव्यू में या नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये सब। और साथ में आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर का डायरेक्ट डिफिनीशन यहाँ से पूछता भी है। ओके, चलिए। तो यहाँ पे आप लोग देखते रह जाइए। सबसे पहला प्रश्न है अपन यहाँ पे सेरेब्रम ट्रॉमा यानी प्रमस्तिष्कीय क्षति। ठीक है, सेरेब्रल ट्रॉमा किसी बाह्य यांत्रिक बल के कारण खोपड़ी, सिर की त्वचा, मस्तिष्क, कपाल, क्रेनियम व मेनिंजिस को लगी चोट सिर के चोट या प्रमस्तिष्कीय क्षति कहलाती है। यह बच्चों में मृत्यु का एक बड़ा कारण होता है। देखिए, सेरेब्रल जो ट्रॉमा होता है, इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि मस्तिष्क में लगने वाला चोट। ठीक है, अब यह चोट जो है कितना गंभीर होगा, अब यह निर्भर करता है। ठीक है, यांत्रिक देख लीजिए, बाह्य यांत्रिक बल। बाह्य यांत्रिक बल का कहने का मतलब है कि किसी भी चोट से जो किसी भी चीज़ों से जो चोट लगेगा वह एक फोर्स के साथ, एक बल के साथ लगता है। ठीक है, तो वही यांत्रिक बल है। जैसे सर पर कोई चीज़ गिर जाना या सर किसी दीवार से टकरा जाना, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो कोई भी बाहरी यांत्रिक बल के कारण या तो आपका खोपड़ी, स्कल या सिर के सिर्फ त्वचा ही, या फिर मस्तिष्क पूरा, या फिर कपाल, क्रेनियम, या फिर मेनिंजिस जो ब्रेन को ढक के रखता है अंदर से, तो इन सब में जो लगी चोट होता है उसी को हम लोग सेरेब्रल ट्रॉमा कहते हैं। यानी सीधा सा तौर पर समझिए कि मस्तिष्क के सिर्फ उस ऊपरी त्वचा पर लगे चोट, या मस्तिष्क के पूरे भाग में चोट लगे, या मस्तिष्क के अंदरूनी भाग में चोट लगे, यही सेरेब्रल ट्रॉमा कहलाता है, जो किसी बाह्य बलों के कारण होता है। बाह्य बल यानी किसी चीज़ से चोट लगने के कारण। ठीक है, किसी चीज़ से दबाव होने के कारण। ठीक है, समझ गए। अब अपन आगे है, यहाँ पे देख लीजिए बाल मधुमेह, जुवेनाइल डायबिटीज क्या होता है। बाल मधुमेह, देखिए मधुमेह 2 प्रकार के होता है। एक होता है आपका मधुमेह होता है जो मेटाबॉलिक मधुमेह होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक होता है। और एक होता है जुवेनाइल डायबिटीज होता है, बाल मधुमेह। इंसुलिन की मात्रा में कमी होने या इसके प्रभावहीन होने से मधुमेह उत्पन्न होता है। देखिए, मधुमेह कब होता है किसी व्यक्ति को, तो मधुमेह तभी ना होता है, हमारे बॉडी में हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन में अनियमितता, जैसे इंसुलिन हार्मोन होता है, इस इंसुलिन हार्मोन में इरेगुलर या प्रभावहीन होने के कारण इंसुलिन डायबिटीज हो जाता है। क्योंकि यह इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो है वह ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इस सब को कंट्रोल करके रखता है, जिससे चीनी की मात्रा बॉडी में नियमित रहता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन जैसे ही इंसुलिन इरेगुलर होता है, गड़बड़ा जाता है, तो बॉडी में जो है बढ़ जाता है चीनी की मात्रा। ठीक है, जो क्या होता है आपके यूरिन के द्वारा निकलता है, ब्लड में मात्रा बढ़ जाता है, तो इंडिकेट करता है चीनी है। ठीक है, तो वही कहता है इंसुलिन की मात्रा में कमी होने या इसके प्रभावहीन इफेक्टलेस होने से मधुमेह उत्पन्न हो जाता है। समझ गए। उसके बाद मधुमेह में इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के चयापचय में विकार उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे ही मधुमेह होता है, तो मधुमेह में जो इंसुलिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब के मेटाबॉलिज्म में समस्या उत्पन्न हो जाता है। यानी जिसको चीनी रहता है उसके बॉडी में फैट भी बढ़ने लगता है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म सही रहता नहीं है। ठीक है, प्रोटीन भी बढ़ने लगता है, कार्बोहाइड्रेट तो बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है,
ये चीज़ें हो जाता है। एवं ग्लूकोज के प्रति असहनीय विकसित हो जाता है। एवं जो ग्लूकोज होता है, जो चीनी के रूप होता है, उसके बॉडी में उसके प्रति जो है वह रेगुलेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण ग्लूकोज बढ़ जाता है एवं परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, एवं ग्लूकोज मूत्र में भी प्रकट होने लगता है। यही बाल मधुमेह जुवेनाइल डायबिटीज है। सीधी तौर पर कहा जाए तो देखिए, सीधी तौर पर कहा जाए तो जुवेनाइल डायबिटीज कहने का मतलब बाल मधुमेह होता है। अब यह बाल मधुमेह कितना में जन्म से ही उपस्थित होता है, कितना में थोड़ा एज के बाद होता है। अब ये क्यों होता है? तो इसमें जुवेनाइल डायबिटीज में इंसुलिन का सिक्रेशन होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें इंसुलिन का सिक्रेशन होता ही नहीं है, या होता भी है तो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वह बॉडी को सही से कंट्रोल कर पाए सभी चीज़ों को, तो जिसके कारण ग्लूकोज की मात्रा लगातार बढ़ते लगता है। इसी कारण जुवेनाइल डायबिटीज वाले को लगातार जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन वहीं पर वृद्ध व्यक्ति में या एडल्ट में जो बाद में जो डायबिटीज कभी होता है, तो वह उसमें जो है आपके इंसुलिन तो बनता है। ठीक है, इंसुलिन वहाँ पे बनता है, बट बॉडी जो है उसका उपयोग नहीं कर पाता है, यानी जो सेल कोशिका है वह उस इंसुलिन का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है, उपयोग नहीं कर पाता है, जिसके कारण बॉडी में जो है चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। बातें को समझ गए? तो जुवेनाइल डायबिटीज होने का कारण हो सकता है कि जो पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, वह अग्नाशय में खराबी होना, अग्नाशय में चोट लगना, समझ गए, या फिर अग्नाशय के जो बीटा सेल है उसमें गड़बड़ी होना, जिसके कारण इंसुलिन निर्माण नहीं होगा, तो वह जुवेनाइल होगा। लेकिन एडल्ट में जो होता है, वह एडल्ट में तो इंसुलिन का निर्माण होता है, बट बॉडी उसका उपयोग, सेल उसका उपयोग नहीं कर पाता है। ठीक है, और दोनों कंडीशन में इंसुलिन जो है बॉडी में एक में इंसुलिन बनता है लेकिन उपयोग नहीं होता है एडल्ट में, लेकिन जुवेनाइल वाला में बनता ही नहीं है इंसुलिन, या बनता भी है तो बहुत कम बनता है, जो हमारे बॉडी के लिए पर्याप्त नहीं होता है। बातें को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आता है हाइपोथायराइज्म। हाइपोथायराइज्म कहने का मतलब है यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि अपर्याप्त थायराइड हार्मोन का स्राव करती है, जिसमें T4 का उत्पादन अपर्याप्त हो जाता है एवं TSH की कमी हो जाती है। देखिए, इसमें क्या होता है, हाइपोथायराइज्म में हाइपो मतलब होता है कम होना, और थायरॉइज्म मतलब होता है जो थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, यानी हाइपोथायराइज्म में होता यह है कि जो अपन के थायराइड ग्लैंड है वह इनसुफिशियंस हो जाता है, मीन्स अपर्याप्त हो जाता है थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन करने में। मतलब थायराइड हार्मोन का, थायराइड ग्लैंड के काम है कि थायराइड हार्मोन को जो है रिलीज करना, लेकिन यह थायराइड जो ग्लैंड है यह अपर्याप्त हो जाता है थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करने में, यानी स्राव करने में। अब इसमें होता यह है कि इसमें होता है T3 होता है, T4 होता है, दो हार्मोन जो है इसमें से रिलीज होता है, और एक होता है आपका TSH। ठीक है, तब इसमें होता यह है कि इसमें T4 T3, ठीक है, ये नॉर्मल रहता है, लेकिन ये TSH में भारी कमी आ जाती है। इसी को हाइपोथायराइज्म कहते हैं। हाइपो मतलब कम नहीं होता है, लेकिन जब आप टेस्ट कराइएगा तो वहाँ पे जो TSH की वैल्यू होता है ना, वो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो बढ़ा हुआ का मतलब होता है घटना, मतलब काम कम कर रहा है। अगर ये कम हो गया, इस TSH सामान्य से अगर कम हो गया, तो फिर समझ लीजिए कि वह उसको हाइपर थायराइज्म है, यानी उसका थायराइड जो है ज़्यादा एक्टिव है। बातें को समझ गए? यही चीज़ें होता है। अब आता है कुशिंग सिंड्रोम। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुशिंग सिंड्रोम को समझने के लिए आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। मानिए हमारे बॉडी में दो किडनी है, एक किडनी इधर है, एक किडनी इधर है। किडनी समझ गए? ठीक है, ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है, यूरिन को निर्माण करता है। ठीक है ना? तो कुशिंग सिंड्रोम आपको पता है कि कुशिंग ये जो हमारा किडनी है, इस पर दो ऊपर ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है? हल्का पीला कलर का एड्रीनल ग्लैंड होता है। ठीक है, क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड। यानी इस दोनों किडनी के ऊपर में हल्का हल्का जो है एड्रीनल ग्लैंड होता है। समझ गए? अब इस ग्लैंड से जो ग्लैंड का काम है हार्मोन को सीक्रेट करना, तो इनमें से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वह नेचुरल स्टेरॉयड हार्मोन होता है। कौन सा? स्टेरॉयड हार्मोन। कौन सा भाग होता है? ये होता है आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स।
ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, यही हार्मोन होता है। अब कुशिंग सिंड्रोम में होता यह है कि ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टिकल भाग है, इसमें एक कॉर्टिकल भाग होता है, इस कॉर्टिकल भाग से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल के हाइपर सिक्रेशन मतलब ज़्यादा स्राव होने के कारण यह सिंड्रोम होता है, जिसे कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। बातें को समझ गए? सीधा समझिए, यह अपन एड्रीनल ग्लैंड है, इस एड्रीनल ग्लैंड से जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मात्रा अत्यधिक स्रावित होता है और इस स्थिति को हम लोग कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। बातें को समझ गए? चलिए, अब आता है मेंटल रिटार्डेशन, बुद्धि ह्रास, मंदबुद्धि भी इसको हम लोग कहते हैं। बुद्धि ह्रास कहने का मतलब होता है कि मानसिक विमंदता वह अवस्था है। देखिए, मानसिक विमंदता वह अवस्था है जिसमें समान बुद्धिमत्ता, औसत से कम एवं अनुकूल व्यवहार या सूचना सीखना, सामाजिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक समायोजन इत्यादि में विकार या कमी हो जाती है। बुद्धि ह्रास यानी मेंटल रिटार्डेशन का मंदबुद्धि होता है। अब जब किसी को मंदबुद्धि की होती है तो यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बुद्धि जो IQ लेवल होता है वह औसत से कम हो जाता है। अब औसत से कम हो जाता है तो ऐसे में व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का थिंकिंग, व्यक्ति का सीखना, व्यक्ति का सामाजिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक समायोजन, ये सब में कमी आ जाता है। मानिए एक बच्चा है, देखते रहिएगा, एक बच्चा मंद बुद्धि का रहता है तो वह मंद बुद्धि वाला बच्चा मंद बैठा रहेगा, किसी से ज़्यादा बोल बात नहीं करेगा, ठीक है। वह जो है उसके बॉडी भी सही से नहीं कंट्रोल हो पाता है, ठीक है। एक दूसरे से बात भी सही से वह जान पहचान रिलेशन भी नहीं तय कर पाएगा बच्चा, ठीक है ना। मतलब बहुत कठिनाइयाँ होता है, मंद सा रहता है। तो यानी उसका सोचना, सीखना, सामाजिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक समायोजन सब चीज़ में समस्या उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो IQ लेवल होता है समान से कम रहता है, ठीक है। और जो IQ लेवल होता है वह 70 से कम होने पर मेंटली रिटार्डेशन की श्रेणी में रखा जाता है। जब कोई बच्चा IQ लेवल 70 से कम हो जाए तो उस कंडीशन में जो है उसे मेंटल रिटार्डेशन के श्रेणी में रखते हैं। बातें को समझ गए? चलिए, अब आता है ऑस्टियोमेलाइटिस। ऑस्टियोमेलाइटिस मैंने आपको पढ़ा दिया है बट फिर भी देख लीजिए। ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब होता है अस्थि मज्जा एवं आसपास के ऊतकों को संक्रमण ऑस्टियोमेलाइटिस कहलाता है। यह अधिकतर 3 से 14 वर्ष की आयु के बीच होता है। यह मुख्यतः बढ़ी हुई अस्थियों की बीमारी है एवं लंबी अस्थियों के मेटाफाइजिल क्षेत्र को प्रभावित करती है एवं लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक होता है। देखिए, ऑस्टियोमेलाइटिस में क्या होता है कि इसमें जो हड्डी होता है, हड्डी और हड्डी के बोन मैरो, अस्थि मज्जा या फिर जैसे ही मान गए ये हड्डी है, इसमें संक्रमण होगा तो इसके आसपास जो मांस है उसमें भी तो संक्रमण हो ही जाएगा। तो मेनली ये संक्रमण हड्डी का संक्रमण होता है, ठीक है। इस हड्डी में पस मवाद पड़ जाते हैं, ठीक है, यह संक्रमण होता है। अब जिसके कारण इसमें हड्डी जो है संक्रमित हो जाता है, बढ़ जाता है। यह मुख्यतः 3 से 14 वर्ष की आयु के बीच जो है होती है, ठीक है। मुख्यतः यह 3 से 14 वर्ष की आयु में ज़्यादातर यह होता है। इसमें हड्डी बढ़ने के साथ संक्रमित हो जाता है, उसमें पस बन जाता है, ठीक है। और यह लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक होता है ऑस्टियोमेलाइटिस। बातों को समझ गए? चलिए, अब आता है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण कहने का अर्थ है कि शरीर से जल का अत्यधिक मात्रा में निष्कासन होना ही निर्जलीकरण कहलाता है। देखिए, एक होता है आपका रिहाइड्रेशन और एक होता है डिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन कहने का मतलब है कि शरीर में जल की मात्रा को स्टोर करना पुनः, ठीक है। डिहाइड्रेशन के मतलब होता है शरीर से जल की मात्रा की कमी होना। समझ गए? तो यही चीज़ें हैं। निर्जलीकरण, शरीर से जल का अत्यधिक मात्रा में निष्कासन मतलब निकलना ही निर्जलीकरण कहलाता है, ठीक है। जिससे शरीर में तरल पदार्थ का आयतन, वॉल्यूम जो है घट जाता है। अब इसके घटने से शौक भी व्यक्ति को लग जाता है तरल घटने से, तो यही डिहाइड्रेशन होता है। समझ गए? चलिए, कंगारू मदर क्या है? देखिए, कंगारू मदर केयर, इसको हम लोग शॉर्ट में KMC भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, KMC भी कहते हैं। कंगारू मदर केयर को हम लोग स्किन टू स्किन कांटेक्ट यानी त्वचा से त्वचा संपर्क भी कहा जाता है। समझ गए? चलिए, इस तकनीक, यह एक टेक्निक है, समझ गए। कंगारू मदर केयर यह एक तकनीक होता है
जिसका उपयोग अधिकांशतः प्री टर्म व कम वजन वाले शिशु के लिए किया जाता है। अब प्री टर्म कहने का मतलब है कि जो बच्चा समय से पहले जन्म ले लिया है, जो बच्चा कम वजन के जन्म लिया है, तो ऐसे बच्चे को यह तकनीक उपयोग किया जाता है, KMC। ठीक है। कंगारू मातृरक्षा का मुख्य उद्देश्य शिशु को एकनिष्ठ स्तनपान कराना है। KMC का सबसे मुख्य काम यही है कि बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना, मतलब एक ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ कराना, माँ व बच्चे के बीच भावनात्मक इमोशनली संबंध मजबूत करना, अस्पताल से जल्दी छुट्टी प्राप्त करना। इसमें शिशु को माता त्वचा के संपर्क द्वारा अपने वक्ष से लगाकर रखती है। देखिए, KMC आपका एक तकनीक है जिसको हम लोग स्किन टू स्किन कांटेक्ट यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क भी कहते हैं। इसमें होता यह है, ये KMC तकनीक उस बच्चे के लिए उपयोग करते हैं जो बच्चा समय पूर्णे से पहले जन्म ले लिया है, ठीक है, प्री टर्म, या जो बच्चा कम वजन के साथ में जन्म लिया है। तो ऐसे यानी सीधा कह सकते हैं कि जिस बच्चे को विकास कम हुआ है उसके लिए हम KMC का उपयोग करते हैं। KMC कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य यही है कि शिशु को एकनिष्ठ स्तनपान कराना, माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक लगाव को मजबूत करना, अस्पताल से जल्दी छुट्टी प्राप्त कराना। ठीक है। और इसमें जो माँ होती है वह अपने शिशु को अपने छाती से लगाकर रखती है, यानी माँ का सीना भी खुला रहता है, बच्चा का भी शरीर खुला रहता है, और डायरेक्ट जो है माँ अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखती है, समझ गए। जिससे होता यह है कि बच्चे का अगर तापमान कम है तो माँ का तापमान बच्चे को ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। उसके बाद माँ और बच्चे के बीच जो प्यार है वो बढ़ता है, दर्शाता है, मजबूत होता है। तो यही सब चीज़ें होता है कंगारू मदर केयर। ठीक है। अब आगे है थ्रस, मुख पाक। ठीक है। अब हम लोग मुख पाक को सीधा थ्रस कहिए या ओरल थ्रस कहिए। ओरल थ्रस भी मुखे पाक को हम लोग कहते हैं। यह एक बच्चे में होने वाला फंगल इन्फेक्शन है, फंगल संक्रमण है। ठीक है। अब बताइए, आप ये चीज़ को नहीं पढ़े हैं, आपसे कोई पूछ देगा बताइए ओरल थ्रस क्या होता है, ओरल थ्रस किसके कारण होता है। अगर हम जानते हैं तो सीधा बताएंगे कि ओरल थ्रस बच्चे में होने वाला एक फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है। एक फंगल इन्फेक्शन है जो कैंडिडा अल्बिकेंस के द्वारा होता है। यह एक फंगस के नाम है, कैंडिडा अल्बिकेंस। इसके द्वारा जो है आपके यह ओरल थ्रस होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि ओरल थ्रस किसके कारण होता है, तो कैंडिडा अल्बिकेंस के द्वारा होता है। ठीक है। यह शिशु के शुरू के 3 से 4 दिन ठीक से पोषण लेने के बाद अगर पोषण के प्रति अनिच्छा प्रकट करता है तो मुख पाक इसका कारण हो सकता है। ठीक है। बच्चा स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन ठीक से पोषण लिया, जो भी पोषण में आप दिए, लेकिन उसके बाद बच्चा जो है धीरे धीरे 3 से 4 दिन के बाद वह भोजन लेना बंद करे, अनिच्छा प्रकट करे, लेने का मन न बनाए, तो समझिए कहीं ना कहीं उसके मुंह में कोई समस्या है और वह समस्या ओरल थ्रस हो सकता है इसका कारण। ठीक है। तो यही ओरल थ्रस में होता यह है कि जीभ के आसपास के एरिए में छाला टाइप से पड़ जाते हैं, जिसको बड़े होने पर हम लोग कहते हैं ना कि मुंह आ गया है, गर्मी हो गया है, मुंह में गर्मी हो गया है, छाला पड़ गया है, तो वही बच्चे में हो जाता है। ठीक है। जिससे बच्चा जो है दूध वगैरह लेना बंद कर देता है, तो यही ओरल थ्रस होता है। ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम। क्या है? ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम। ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम कहने का मतलब होता है कि नवजात शिशु के जन्म से 21 दिनों के भीतर आँखों से कोई भी पसयुक्त स्राव, पुरुलेंट डिस्चार्ज निकलना ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम कहलाता है। इसमें शिशु की दोनों, यहाँ पे दोनों होगा, शिशु की दोनों आँखें लाल भी हो जाती है। देखिए, ऑप्थेल्मिया या आँख को ही डिनोट कर रहा है, नियोनेंट्रम समझ गए, नियोनेंट्रम मतलब समझ रहे हैं, नियोनेंटल यानी नवजात, यानी नवजात के आँखों की समस्या। अब होता यह है, नवजात शिशु के जन्म से बच्चा जन्म लिया और उस जन्म के दिन से 21 दिन के भीतर अगर उसके आँख से कोई भी पस युक्त, समझिएगा, नॉर्मल स्राव नहीं, ऐसा नहीं कि आंसू निकल रहा है तो वह ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम हो जाएगा, नहीं। बच्चा जन्म लिया, जन्म से 21 दिन के भीतर अगर उसके आँखों से
कोई पस वाला स्रावा निकलेगा, पस युक्त व्हाइट डिस्चार्ज निकलेगा, तो वह ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम कहलाता है। इसमें शिशु की दोनों आंखें लाल भी हो जाती है, सूजन भी हो सकता है। तो यही ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम होता है। ओके, अब आता है पेडियाट्रिक नर्सिंग। पेडियाट्रिक नर्सिंग का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े फंडामेंटल नर्सिंग, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मतलब कम्युनिटी में काम करने वाली नर्स जो नर्सिंग की काम करती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जो फंडामेंटल, जो एक जनरल नर्स के रूप में काम करती है, वो फंडामेंटल नर्स में हम लोग पढ़े हैं। पीडियाट्रिक नर्स के कहने का मतलब है कि जो पीडियाट्रिक नर्सिंग वह नर्सिंग होती है जिसमें बीमार बच्चों की देखभाल, समान बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास तथा बच्चों को स्वस्थ बने रहने के सिद्धांत शामिल होते हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि वह एक ऐसा नर्सिंग जिसमें बीमार बच्चों की देखभाल, अगर नॉर्मल बच्चा है तो उसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास कैसे हो, और बच्चे को स्वस्थ बने रहने का सिद्धांत शामिल होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग में। यानी पीडियाट्रिक नर्सिंग में सिर्फ बच्चों का ही, शिशु का ही बात किया जाता है। समझ गए? अब आता है यहाँ पे आप सभी के बीच में एक बहुत ही शानदार प्रश्न है टेम्पर टेंट्रम। यहाँ पे टेंट्रम होगा, इसको ध्यान, टेंटुम नहीं होगा, ठीक है, टेंटुम नहीं होगा, ये टेंट्रम होगा, ध्यान दीजिएगा। तो टेम्पर टेंट्रम जिसे क्रोधावेश या उपद्रव, टेम्पर टेंट्रम, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग जवाब नहीं देंगे टेम्पर टेंट्रम क्या होता है, ठीक है, आप पूछ लीजिएगा। 100 नर्सिंग के जीएनएम वाले से, 100 जीएनएम जो कर रहा है उसमें से आप पूछ लीजिएगा, तो 20 बच्चा भी जो है नहीं बता पाएगा टेम्पर टेंट्रम के बारे में, ठीक है। जो पढ़ाई कर रहा होगा तो बता ही देगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा। तो ऐसे अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। टेम्पर टेंट्रम की अवस्था अधिकतम 2 से 4 वर्षों के बीच में पाई जाती है। यह बच्चे के व्यवहारिक उपद्रव, इमोशनल आउटबर्स्ट को प्रकट करने का तरीका है। इसमें बच्चा जो होता है यह रोकर, चिल्लाकर, शोर मचाकर, जमीन पर लेटकर, हाथ पैर फेंककर आदि प्रकार से अपना व्यवहार प्रकट करता है। देखिए, टेम्पर टेंट्रम जो है यह एक अवस्था होता है, ठीक है, जो अधिकतर 2 से 4 वर्षों के बच्चों में पाया जाता है। मतलब 2 से लेकर 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें ये चीज़ें पाया जाता है, ठीक है। ये बच्चे के व्यवहार को दर्शाता है, ये बच्चे के व्यवहार को दर्शाता है। अब आप लोग कभी कभी देखते होइएगा कि बच्चा, छोटा बच्चा है 2-3 साल का, वो जिद करने लगता है कि हमको ये चीज़ चाहिए ही तो चाहिए, हमको उससे बढ़िया दीजिएगा तो नहीं लेगा। वो जो चीज़ उसको भाग गया वो ही चाहिए, और वो नहीं देने पर क्या करता है देखते होइएगा, ज़मीन पर लेट जाएगा, चिल्लाने लगेगा, ठीक है, हाथ पैर मारने लगेगा, शोर मचाने लगेगा, रोने लगेगा, तरह तरह के जो है वह अपना व्यवहार व्यक्त कर सकता है। और वही व्यवहार एक क्रोधावेश में होता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल तरीके से वह जो है जिद करेगा। वह जिद जो है ऐसा होगा जो रो कर करेगा, जो चिल्ला कर करेगा, जो शोर मचा कर करेगा, ज़मीन पर लेटने लगेगा, हाथ पैर फेंकने लगेगा, ठीक है। देखते होइएगा बच्चा सब को अगर कुछ नहीं मिलता है तो हाथ पैर झमारने लगेगा, इधर से उधर फेंकने लगेगा। तो ये सब के सब एक क्रोध की अवस्था होता है बच्चा का, ठीक है। क्रोध में बच्चा करता है, जब उसको कोई चीज़ नहीं देते हैं तो ऐसा करता है। और ये जो है टेम्पर टेंट्रम होता है, हिंदी में क्रोधावेश या उपद्रव कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आज मैंने जो बताया बहुत खूबसूरत प्रश्न मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के डिफिनीशन और टर्मिनोलॉजी के साथ मैंने बता दिया। मैंने जितना भी पढ़ाया सब नर्सिंग ज्ञान पर मैं शाम को अपडेट कर देता हूँ। नर्सिंग ज्ञान पर आपको टोटल मिल जाएगा। इससे पहले मैंने जितना भी पढ़ाया वह सब नर्सिंग ज्ञान पर दिया गया है। आप जाइए वहाँ पे, और सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट वाइज आपको QB, ठीक है, QB एंड डिफिनीशन लिखा हुआ मिलेगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चन बैंक भी और डिफिनीशन ए वाला जो पढ़ा रहे हैं यहीं पर मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट में, ठीक है, nursingyan.com गूगल पर सर्च करने पर, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।